लेकर नीट की तैयारी कर रही संवेदना की मौत 11 जनवरी को हुई थी। 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं उसके अनुसार हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। हर दिन नए नए खुलासे और एंगल से जांच का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस और एसआईटी अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरह फेल रही है कि आखिर संवेदना के साथ हुई दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था। परिवार के आरोपों को भी एसआईटी तरजीह नहीं दे रही और यही वजह है कि पुलिस अब तक ना तो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को ढूंढ पाई है, ना ही शुरू में ही इस पूरे मामले को गलत दिशा देने वाली एसएचओ रोशनी कुमार से कुछ उगलवा सकी है। डॉक्टर सतीश भी इस कांड का सबसे बड़ा मोहरा है, लेकिन कुछ सवाल जवाब से आगे अब तक कोई एसआईटी के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस बीच एसआईटी ने एक और दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छात्रा ने 26 दिसंबर को जहानाबाद में ही एक दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन की दवाई खरीदी थी और 5 जनवरी को पटना चली गई थी। अब सवाल है कि आखिर पुलिस और एसआईटी क्या जांच कर रही है। अगर छात्रा किसी वजह से नशीली दवा लेती थी या डिप्रेशन की दवा ले रही थी, तो इसका उस छात्रा के साथ हुई दरिंदगी से क्या वास्ता है। पीएमसीएच की रिपोर्ट ने जो पुलिस के रवैये और कार्यशैली पर सवाल उठाए, उस पर एसआईटी ने क्या किया। आखिर छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के मामले की जांच के बजाय एसआईटी उस छात्रा के इतिहास और व्यवहार पर पीएचडी क्यों कर रही है। एम्स की रिपोर्ट से पहले जल्दबाजी क्यों दिख रही है। टीम की एफएसएल के साथ तालमेल में कमी क्यों दिख रही है। संवेदना के डीएनए रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट में क्यों देरी हो रही है। क्या पूरे मामले को गोलमोल घुमा रही है एसआईटी। क्या दरिंदों को बचाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। अगर नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि संवेदना की मौत का सच और गुनहगारों का चेहरा कब होगा बेनकाब। संवेदना की मौत मामले में कई पहलू हैं, जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं और अब तक की जांच में एसआईटी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है और न ही अब तक इस दिशा में कोई जांच की बात सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। पप्पू यादव का बड़ा आरोप सामने आया है। नीट छात्रा की मौत मामले पर सांसद पप्पू यादव ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। मामले में किसे बचा रही है बिहार पुलिस, ये सवाल सांसद पप्पू यादव ने पूछा है। उन्होंने ये भी पूछा कोई नेता या उसका बेटा तो इसमें शामिल नहीं है, क्या कोई मंत्री का बेटा भी इसमें शामिल है। सेक्स रैकेट माफिया को आखिर कौन संरक्षण दे रहा है। पीड़ित परिवार को कलंकित क्यों कर रही है पुलिस। तो सांसद पप्पू यादव का ये सवाल और ये सवाल पूछे जा रहे हैं प्रशासन से, जो पोस्ट भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, पप्पू यादव के आरोप पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि एनडीए की सरकार किसी को बचाती नहीं, अपराधियों पर कार्रवाई होती है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने रसूखदारों को बचाने का आरोप लगाया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में एनडीए सरकार कभी भी किसी को न बचाती है न फंसाती है। दूध का दूध और पानी का पानी करता है। जिस तरह से पहले दिन से ही इस पूरे मामले में बड़े बड़े पदाधिकारी लीपापोती करते हुए दिखे, थानेदार छोड़िए एसएसपी स्तर का अधिकारी लीपापोती करता दिखा, उसी दिन ये साफ हो गया कि इसमें बड़े रसूखदारों का हाथ है। देखिए, इस तरह का आरोप जो है ना बहुत ही निराधार है। हमारी सरकार कभी भी किसी ना अपराधी को बचाती है न कभी बचाई है। जो भी अपराधी है उनका सर कुचला गया है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही हमारी सरकार की यूएसपी भी रही है। कहीं ना कहीं अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और मामला को रफा दफा करने के लिए जिस तरह की कवायद की जा रही है, जिस तरह से जांच की दिशा को मोड़ा जा रहा है। देखिए, बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। अगर गोली चलाओगे तो जवाब गोली से ही मिलेगा। पटना में एक बार फिर पुलिस ने एक खूंखार अपराधी का हिसाब किताब कर दिया है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा
परमानंद यादव के पैर में गोली मारकर लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर करा रहा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा परमानंद यादव है, जिसे बिहार पुलिस ने लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान कुख्यात अपराधी के पैर में गोली मारी और अपराध की दुनिया के इस आका का हिसाब किताब कर दिया। पटना के मसौड़ी में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के परमानंद यादव का आमना सामना हुआ। पहले तो परमानंद भागने की कोशिश करने लगा, जब चारों तरफ से घिर गया तो फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, पुलिस एक्शन में आई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया। और यही मसौड़ी पुलिस ने उसे जो है घेरने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने के दौरान वो यहीं पर गिर गया और यहीं पर जो है गिरने के बाद पुलिस पर जो है वो फायरिंग शुरू कर दिया और पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई किया तो उसके पैर में गोली लगी। एनकाउंटर स्थल पर परमानंद यादव की बाइक पड़ी है। इसी बाइक से वो भागने की कोशिश कर रहा था। भागने के दौरान वो बाइक लेकर गिर पड़ा। फिर पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। अब पुलिस की गोली का शिकार परमानंद अस्पताल में पड़ा है। इसके रोकने के बावजूद वो निकलने लगा। इसी बीच में उसका पीछा किया गया तो वो बाइक से गिर गया। गिरने के उपरांत वो हथियार निकाल कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें उसे एक गोली पैर में लगी। परमानंद यादव झारखंड के लातेहार का रहने वाला है और उसके ऊपर पहले से हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों केस दर्ज है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे जख्मी परमानंद यादव की यह तस्वीर साफ कह रही है कि बिहार में अब अपराधी बचेंगे नहीं। अगर गोली चलाओगे तो जवाब गोली से मिलेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां पटाखा बनाने के दौरान हुए जोरदार धमाके ने सबको खौफजदा कर दिया है। इस धमाके में पटाखा बनाने वाले मुर्तजा अंसारी की चीथड़े उड़ गए। जिस करकट वाले घर में पटाखा बनाया जा रहा था, धमाके में उड़ गया है। ये रिपोर्ट थी। लकड़ी और करकट के ढेर के बीच टुकड़ों में पड़ा शव, लोगों की भीड़, पुलिसकर्मियों का डेरा। ये तस्वीरें बता रही है कोई बड़ा धमाका हुआ है। सिवान एक बार फिर बम धमाके से दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि बम बनाने वाले मुर्तजा अंसारी के चीथड़े उड़ गए। जहां बम बनाया जा रहा था वो करकट से बना घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हैं सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव की, जहां घर में ही पटाखा बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लोग दहशत में आ गए। धमाके की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि घर में कितना बारूद भरा हुआ था। घर का करकट और ईंट ध्वस्त होकर बिखर गया है। बम बनाने वाले मुर्तजा अंसारी की बॉडी कई टुकड़ों में घर के इधर उधर बिखर गई। धमाके के बाद पहुंची पुलिस भी तबाही की तस्वीर देखकर हैरान रह गई। बड़े धमाके के बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पटाखा बनाने का लाइसेंस था या अवैध रूप से काम चल रहा था। अगर लाइसेंस दिया गया था तो किसने दिया था। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि पटाखा के नाम पर कुछ और खेल तो नहीं हो रहा था। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मुंबई में बनने जा रहा बिहार भवन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण के सियासी निशाने पर आ गया है। एमएनएस का कहना है कि मुंबई में बिहार भवन किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। एमएनएस के इस ऐलान के बाद सियासत सुलग गई है। मुंबई में बनने जा रहा बिहार भवन अब सियासी निशाने पर आ गया है। बिहार भवन को लेकर सियासी महासंग्राम शुरू हो गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बिहार भवन का निर्माण रास नहीं आ रहा है। एमएनएस ने ऐलान कर दिया है कि मुंबई में बिहार भवन किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। एमएनएस के नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर यशवंत किल्लेदार ने ये कहा, बिहार सरकार को 314 करोड़ रुपए मुंबई में इमारत बनाने पर खर्च करने के बजाय बिहार के अस्पतालों और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। जब तक एमएनएस है तब तक इस भवन का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
एमएनएस के बयान के बाद महाराष्ट्र में बिहार भवन बनाने को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राज ठाकरे पर तल्ख लहजे में प्रहार किया है। किसी का बाप का दिन नहीं बनने देगा, है? ऐसे बनने नहीं देंगे। देश है कि किसी का जबरदस्ती चलेगा? नहीं बनने देंगे। ये राजतंत्र है, राजा है वहां के। क्या ये राज ठाकरे? मनसे नेताओं की धमकी बताती है कि उन्हें संविधान से ज्यादा गुंडेगर्दी पर भरोसा है। मुंबई किसी एक पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है, देश की आर्थिक राजधानी है, जहां बिहारियों के खून पसीने से इमारतें खड़ी हैं। बिहार में एनडीए सरकार है, महाराष्ट्र में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में भी एनडीए सरकार है। तो बिहार सरकार को अविलंब महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही शातिराना तरीके से देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को हवा दी है। आप पूरे देश में देखिए, अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाई हो रही है, जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये विभाजनकारी लोग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करके एक बार इस देश का बंटवारा करवाया है। नीतीश सरकार मुंबई में एक 30 मंजिला इमारत का निर्माण कराने जा रही है, जिसमें कैंसर रोगियों के लिए 240 बिस्तरों वाली एक डॉर्मेट्री भी होगी। लेकिन उत्तर भारत को लेकर महाराष्ट्र में सियासत चमकाने वाले राज ठाकरे को ये बड़ा प्रोजेक्ट सियासी सेहत के लिहाज से रास नहीं आ रहा है। उत्तर भारतीयों का विरोध उनके सियासी नस में है, लेकिन कैंसर रोगियों के लिए बनने वाले इस इमारत में भी वो सियासत क्यों ढूंढ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बेकाबू हाइवा ने कोहराम मचा दिया है। हाइवा ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद चाय दुकान में हाइवा घुस गई। लोगों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरे हादसे की तस्वीर कैद हो गई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए हाइवा किस तरीके से मोटरसाइकिल को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसता है। ट्रक चालक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हाईवा आ रहा था और गाड़ी से जो मोटरसाइकिल बाइक से है वो मथुरा का एक लड़का था जो अपना ड्यूटी करके आ रहे थे। उनको आगे के चक्का से धक्का मारा और पीछे वाला चक्का चढ़ा दिया, जिससे उनको मौत हो गया। वह बाइक से आ रहा था, वो ड्यूटी से पीछे से हाईवा वाला ठोक दिया उसको और देखने पे ड्राइवर फरार हुआ। उसके बाद 2-4 मोटरसाइकिल वाला को भी ठोक दिया। ड्राइवर पकड़ाया हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग आए गाड़ी चला के। तत्पश्चात जो है पुलिस के द्वारा तुरंत जो है ड्राइवर को जो है अपने अभिरक्षा में लिया गया है। साथ ही हाईवा को भी जब्त कर लिया गया है। जो मृतक थे उनके सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। पूर्णिया के डगरुआ में युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जुनैद को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जल्द ही इसमें चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी जाएगी और स्पीडी ट्रायल चलाकर अभियुक्त को सजा दिलाई जाएगी। इस कांड में गिरफ्तार एक महिला लक्ष्मी को छोड़कर सभी 5 अभियुक्त एक ही समुदाय के हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी जुनैद और लक्ष्मी सेक्स रैकेट भी चलाता था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जो डगरुआ अंतर्गत गैंग रेप की घटना हुई थी उसमें सभी अभियुक्तों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। एक अभियुक्त जो फरार चल रहे थे, आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें सभी साक्ष्य जो है हम लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए हैं और इसमें जल्द ही हम लोग जो है अनुसंधान पूर्ण करते हुए न्यायालय में चार्जशीट समर्पित करेंगे और इस कांड को जो है स्पीडी ट्रायल में लेकर जाएंगे। जमुई के बोड़वा से 11वीं का छात्र छोटू कुमार खतरनाक स्टंट वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पहचान के साथ खतरनाक स्टंट चिंता भी बढ़ा रही है। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बोड़वा इलाके से सामने आया एक नाम जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छोटू कुमार पढ़ाई से ज्यादा अपने खतरनाक स्टंट वीडियो को लेकर चर्चा में है। जंगली और पहाड़ी इलाके में पले बड़े छोटू का सपना बचपन से फौज में जाने का था, लेकिन हाइट कम होने के कारण उसका सपना अधूरा रह गया।
फौज में भर्ती न हो पाने के बाद छोटू ने सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो देखकर खुद स्टंटबाजी शुरू कर दी। नवीं कक्षा से ही वह ऊंची पहाड़ियों, पेड़ों और नदी में छलांग जैसे जोखिम भरे स्टंट करता आ रहा है। इन स्टंट्स के दौरान छोटू को कई बार गंभीर चोटें भी लगीं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। मां की सख्त मनाही के बावजूद छोटू गांव के युवाओं के साथ खतरनाक स्टंट करता नजर आता है। छोटू के ये स्टंट जहां सोशल मीडिया पर युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं उसकी जान को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग और परिजन चाहते हैं कि छोटू अपने हुनर को सुरक्षित दिशा में ले जाए। फिलहाल छोटू कुमार का जुनून सोशल मीडिया पर उसे पहचान जरूर दिला रहा है, लेकिन ऐसे खतरनाक स्टंट जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना किसी ट्रेनिंग, सुरक्षा उपकरण और अनुभवी गाइड के इस तरह स्टंट करना बेहद जोखिम भरा है। जरूरी है कि स्टंट करते समय सेफ्टी गियर का इस्तेमाल किया जाए, जगह की मजबूती की जांच की जाए और अकेले स्टंट करने से बचा जाए। खासतौर पर नदियों, ऊंची पहाड़ियों और पेड़ों से छलांग लगाना गंभीर हादसे को न्योता दे सकता है। युवाओं को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता जान से बढ़कर नहीं होती। परिजन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे युवाओं को सही दिशा, ट्रेनिंग और सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जुनून हादसे में नहीं बल्कि हुनर और भविष्य की कामयाबी में बदले। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। दरभंगा में एक बार फिर स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुवार को एक निजी स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि घटना में ड्राइवर की सूझबूझ से बच्चों की जान बच गई, लेकिन सवाल ये कि क्या स्कूल वाहन सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं? दरभंगा के निजी स्कूल वैन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती गाड़ी के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते वैन में आग लग गई, लेकिन चालक ने बिना समय गंवाए वैन को सड़क किनारे रोका और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन बच्चों में डर साफ नजर आया। बॉक्स वाला में आ गए धोलिंग के। कौन स्कूल के गाड़ी रहे? दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल। बच्चा सब तो पहले निकाल देने रही। वैन में आग लग गया था, स्कूल जा रहे थे जो। कितने बच्चे सवार थे? 15। हम तो स्कूल जा रहे थे, गाड़ी में आग धर लिया, गाड़ी में से कूद गए। गौरतलब है कि हाल ही में दरभंगा से ही अमन एकेडमी के एक स्कूल वैन से गिरकर 10 वर्षीय छात्र समर की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया और एक अन्य वैन में तोड़फोड़ की है। इस मामले ने तूल पकड़ा तो जिला प्रशासन भी हरकत में आया। डीएम कौशल कुमार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन हर घटना के बाद सवाल सुरक्षा को लेकर ही। तो क्या कहता है स्कूल वाहन सुरक्षा गाइडलाइन? वाहन स्कूल प्रबंधन के नाम पर पंजीकृत हो, वाहन का रंग सुनहरा पीला हो, स्कूल का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए, किराए के वाहन पर ऑन स्कूल ड्यूटी अनिवार्य, सुरक्षा उपकरण अनिवार्य, अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फर्स्ट एड बॉक्स का होना जरूरी, फायर सेफ्टी डिवाइस, जीपीएस और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, स्कूल बैग रखने की अलग व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधा, 2 आपातकालीन गेट दाईं और पीछे की तरफ, खिड़कियों में मजबूत ग्रिल। लगातार हो रही घटनाएं साफ इशारा कर रही है कि स्कूल वाहनों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती जा रही। जरूरत है कि प्रशासन और स्कूल प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन कराएं, ताकि मासूम बच्चों की जान सुरक्षित रह सके। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में PG1 और ठक्कर बप्पा हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों हॉस्टल के पास पुलिस सुरक्षा के लिए कैंप कर रही है। नगर ASP 1 सुरेश कुमार ने बताया कि विवाद का कारण साफ नहीं हुआ है। इस मारपीट में एक छात्र के घायल होने की खबर है।
तो हॉस्टल के छात्रों के बीच में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक आदमी हल्का जख्मी हुए हैं, उनका इलाज कराया गया है। अलग अलग कारण विद्यार्थी लोग बता रहे हैं, जिसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार से घटना हुई और किस कारण से हुई। बिहार में इन दिनों हॉस्टल को लेकर कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर राजनीति तो गरमाई हुई है, लेकिन जिस तरीके से हॉस्टल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है, सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच मुजफ्फरपुर का जो मामला सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल यहाँ पर 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच में ही जमकर मारपीट हो गई है, जिसमें छात्र घायल भी हुए हैं और यह मामला मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे अलग अलग हॉस्टल के छात्रों के बीच में हुई है। जो एक PG1 हॉस्टल के छात्र बताए जा रहे हैं, दूसरा ठक्कर बप्पा हॉस्टल के छात्रों के बीच में मारपीट की घटना बताई जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बलों की तैनाती की गई है और ये तमाम जो है पुलिस की टीम जो है मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अब तक इसमें एक छात्र को चोट आई है, जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया गया है। वहीं सूचना मिल रही है कि कई छात्र जो हैं उन्हें चोट आई है। हालांकि पुलिस ने एक छात्र के ही जख्मी होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन दोनों हॉस्टल में गई है, पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां फतुहा प्रखंड की जैतिया पंचायत में बनने वाले फिनटेक सिटी को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने अंचल कार्यालय के सामने अपना आक्रोश जताते हुए अंचलाधिकारी का घेराव किया और फिनटेक सिटी को किसी अन्य जगह बनाने की मांग की। उनका कहना था कि पहले से ही 108 एकड़ जमीन लॉजिस्टिक पार्क के लिए अधिग्रहित की गई है और अब 242 एकड़ जमीन अधिग्रहण से जैतिया पंचायत का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों को मामले से अवगत कराने की अपील की। इसकी विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास होनी चाहिए, लेकिन बार बार एक ही मौजा में लिया जा रहा है, जैतिया पंचायत और जैतिया मौजा में। तो बताइए, वहाँ पे हम लोग इतने सारे जनता जो है भूमिहीन हो रहे हैं, हम लोग के पास घर के सिवा कुछ नहीं बचा है। मुख्य मांगे क्या हैं आप? मुख्य मांग है सर, हम लोग जमीन नहीं देना। मुख्य मांग है कि सरकार हम लोगों से फिनटेक सिटी परियोजना कहीं दूसरे मौजे में शिफ्ट कर दिया जाए सर। आसपास के मौजे में बहुत सारे मौजे में खाली हैं, हम लोग के पास जमीन भूमि न के बराबर। हम लोग के जमीन जो है ना उपजाऊ भूमि है सर। हम लोगों के कृषि पर निर्भर ही हम लोग सभी किसान सर। 5-7 गाँव से हम लोग आए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग अलग अलग श्रेणियों में विशेष सम्मान प्रदान करेगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों वितरित किए जाएंगे। बेहतर निर्वाचन प्रबंधन और मतदाता जागरूकता में योगदान के लिए बिहार के वरिष्ठ अधिकारी जैसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, एडीजी कुंदन कृष्णन और ईओयू के एडीजी मानवजीत सिंह ढिल्लो को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा श्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार के लिए पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर और मधुबनी के जिलाधिकारी सम्मानित होंगे और बेस्ट मीडिया अवार्ड में न्यूज 18 बिहार झारखंड को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार बिहार के नाम विशेष सम्मान की घोषणा की है। 25 जनवरी को ये सम्मान दिए जाएंगे, जिसमें आप सबका पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को भी बेस्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिए जाएंगे। इसके अलावा बिहार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी सम्मान दिया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में जो सम्मानित किए जाएंगे उनमें विनोद सिंह गुंजियाल जो CEO बिहार हैं, यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। इसके अलावा एडीजी कुंदन कृष्णन और ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो के भी नाम शामिल हैं। वहीं श्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार के लिए राज्य के 5 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर और मधुबनी जिले शामिल हैं। इन जिलों के जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं और जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में काम किए, ये सम्मान के हकदार हैं और ये सम्मान लेने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। तो बता दें आपको कि SIR का काम हो या मतदाता जागरूकता अभियान हो या इलेक्शन के दौरान जो परफॉर्म है, इन चीज़ों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सम्मान की घोषणा की है। और इस सम्मान की घोषणा के बाद बिहार में खुशी की लहर दिख रही है, चाहे वो निर्वाचन विभाग के अधिकारी हों या
पुलिस विभाग हो, सभी जगह पर एक तरह से खुशी का माहौल है, क्योंकि ये सम्मान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोवा में समस्तीपुर की बेटी सिंधु राय ने देश का मान बढ़ाया है। 12 जनवरी की रात रूस की एक महिला पर्यटक गूगल मैप की गलती से रास्ता भटक गई थी और डर गई थी। तब सिंधु ने उसे पहले कॉफी पिलाई और फिर अपनी स्कूटी पर बिठाकर सुरक्षित होटल तक पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उसे रैपिड राइडर कहकर सराह रहे हैं। पहुंच गए, अब उसको जाने के लिए कुछ नहीं हुआ। वो कोकोनट बीच से चल चल के कोलवा बीच पहुंच गई। अब उसको जाने के लिए नहीं हो रहा है उधर उसके होटल पे, तो इसलिए वो थोड़ा डर रही है। अब इतना रात हो गया तो कैसे जाएगी? गाड़ी पकड़ जा। मैं ड्रॉप करती हूँ ना, मेरा गाड़ी उधर से घर जाती हूँ ना। यू डोंट कराइल, I'll drop you, okay? I'll drop you. Trust me. Coconut Grove, no hotel? Yeah, have water have. Finally you reached, ma'am? Where you reached? Yes. Where you reached? Yes. Coconut Grove. Yeah. How you feel? Good. Good? Yes. You was crying so much. Sorry, I'm a problem for you. Sorry. No, it's okay. Thank you. Yeah, bye. Now you be happy and don't cry, okay? Okay, Yeah? thank you Don't cry. for all. And thank you. No, what you are giving me? Thank you. Arre. No, ma'am, it's okay. It's okay. I don't want. I'm sorry. No, it's okay. So my Insta family are there. You can search me on Instagram, Sindhu Kumari Rai. Yeah, you can okay. follow me there. Okay. So tell my friends that follow me. Me. चलो बाय मैम, वी मीट यू। Thank you. या तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से विनती कर रही हूँ, मैं कोई एक रैपिडर राइडर नहीं हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ डोमिनोज में। तो फ्रेंड्स, ये गलत फैमिली है जो कह रहे हैं, तो उसमें से आप लोग प्लीज़ निकलिए। मैं कोई रैपिडर राइडर नहीं हूँ। तो यही सब बात थी, और मैंने उनको मैं इंसान होने के नाते में इंसानियत दिखाया, और मैडम को मैंने सुरक्षित पहुंचाई। उसके कल होके मैडम वो अपना घर वापस रशियन चली गई।